चलो आ जाओ। यार हमने अभी लास्ट क्लास तक अपना क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली थी। हमने अपना फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। और मैंने आपको डाइपोल के बारे में भी पूरा पढ़ा दिया था कि डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, जनरल पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। तो वहां तक तो अब हमारा हो गया था। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज गॉस लॉ। अब क्या किसी को याद है व्हाट इज गॉस लॉ? भाई व्हाट इज गॉस लॉ और किस चीज में हेल्प कर रहा है ये गॉस लॉ? So phi is equal to E dot ds. लेकिन गॉस लॉ का पर्पस क्या है? किस चीज के लिए हम कैलकुलेट यूज कर रहे हैं गॉस लॉ? फॉर्मूला तो सही बताया है। एक सरफेस के लिए। यार देखो, हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि हम किसी भी एक कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे। क्योंकि है क्या, अगर मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूं, तब तो भाई बहुत सिंपल है, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं एक कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना चाहूं, तो फिर उसमें हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस है कि हमें बार बार अपना कैलकुलस वाला मेथड यूज करना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं एक वायर ले रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि ये वायर पूरी की पूरी पॉजिटिवली चार्ज वायर है, इस वायर की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दो इस पॉइंट पी पे। तो हमारा एक्चुअल मेथड क्या है कि हम इस वायर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं और कैलकुलस यूज करके फिर इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। लेकिन ये वाला मेथड हो जाता है अब कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बार बार हम कैलकुलस वगैरह यूज कर रहे हैं। तो गॉस लॉ यहीं पे हमें हेल्प करता है। गॉस लॉ का मेन पर्पस क्या है कि यार आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एक कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के लिए, लेकिन बस हमें क्या मिल जानी चाहिए? हमें एक सिमेट्री मिल जानी चाहिए। जहां पे भी हमें एक सिमेट्री मिल जाएगी, वहां पे हम अपना गॉस लॉ अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिमेट्री नहीं मिल रही है, तो याद रखना वहां पे आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्या ये वाली बात क्लियर है? यस सर। डन। तो इतना याद रखना, हमें सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है। सिमेट्री नहीं मिलेगी तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं करेंगे। अब गॉस लॉ से पहले सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? आपको पता होनी चाहिए अबाउट एरिया वेक्टर। तो सबसे पहले तो यही बताओ, एरिया वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज एरिया वेक्टर? अरे भाई, ट्वेल्थ में इतना सब कुछ पढ़ चुके हो, व्हाट इज एरिया वेक्टर? यार एरिया वेक्टर क्या है? एनी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं कोई भी एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, वो हमारा एरिया वेक्टर मिल जाएगा। और वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा वो जनरल फॉर्मूला आपका एरिया से आएगा। जैसे भाई फॉर एग्जांपल, मैं कह रहा हूं कि ये मैंने एक शीट ली है। सपोज इसको ले लो स्क्वायर शीट। मैंने कहा कि ये एक स्क्वायर शीट ली है और मैं कह रहा हूं इसकी साइड है ए। तो मैं इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगर मैंने स्क्वायर शीट ऐसे रखी है, तो मेरे को बताओ इसका परपेंडिकुलर मैं किधर ड्रॉ कर सकता हूं? अगर मैंने एरिया एक शीट ऐसे रखी है, तो इसका परपेंडिकुलर हमारा दो तरीके से ड्रॉ हो सकता है। एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। हम दो जगह अपना एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए यार याद रखो, हमारे पास एरिया वेक्टर क्या होगा? हमारे पास एरिया वेक्टर होगा इसके कोई भी एक परपेंडिकुलर। मर्जी आपकी है, चाहे आप नीचे वाला परपेंडिकुलर लो चाहे ऊपर वाला परपेंडिकुलर लो, दोनों ही एरिया वेक्टर्स करेक्ट है। तो इधर लिख दूंगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी बतानी है। डायरेक्शन हमने बता दी कि डायरेक्शन कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? भैया स्क्वायर शीट के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर जे कैप। चेक करो यहां तक की बात क्लियर हुई है या नहीं हुई है? डन सर। डन। सिमिलरली मैं चाहूं तो नीचे वाले एरिया वेक्टर को भी लिख सकता हूं। तो ये नीचे वाला एरिया वेक्टर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जे कैप। तो आपको मैं सीधे सीधे से क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कभी भी एक 2D सरफेस है, 2D सरफेस का मतलब है ओपन सरफेस। अगर मैं कभी भी एक ओपन सरफेस की बात कर रहा हूं, तो उसके हमेशा दो एरिया वेक्टर पॉसिबल होंगे, किसी भी दो डायरेक्शंस में। जैसे अगर मैं इस स्क्वायर शीट को ऐसे ले रहा हूं, तो एक एरिया वेक्टर इधर पॉसिबल होगा राइट हैंड साइड में, एक एरिया वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड में पॉसिबल होगा। आप जिस मर्जी को लेना चाहे आप उस मर्जी को ले सकते हो। चेक कर लो यहां तक की बात क्लियर है? यस। डन।
जैसे सिमिलरली मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर मैं एक रिंग ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब रिंग रखी है मैंने ऐसे टेबल के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस रिंग का रेडियस मैं आपको दे रहा हूं आर, क्या आप मेरे को इसका एरिया वेक्टर लिख के दे सकते हो कि इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? रिंग ली है टेबल के ऊपर रखी है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है, तो मेरे को बताओ इसका एरिया वेक्टर कितना लिखूं मैं? सोचो भाई सोचो। इसका एरिया वेक्टर कितना लिखना है हमें? अरे यार ये रिंग है, रिंग का एरिया कितना होता है? रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर। मैं कह रहा हूं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इसका परपेंडिकुलर या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप या माइनस जे कैप। दोनों ही आंसर्स करेक्ट है। क्या सबको यहां तक की बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई नो Yes, रिस्पॉन्स। ओके डन। चलो, तो यार एरिया वेक्टर से अब हमारा क्या यूज है? हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिकली मतलब क्या है कि भैया हमारी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है परपेंडिकुलरली। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरली हम डेफिनेशन क्या लिख के चलते हैं कि भैया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया या पासिंग थ्रू एन एरिया। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, याद रखो, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप एक तरीके से एनर्जी डेंसिटी भी कह सकते हो, कि भाई मैं ये चेक करना चाहता हूं कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रही है किसी भी एक एरिया से, लेकिन वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मेरी स्टोर्ड किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, वो मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इन दी फॉर्म ऑफ फील्ड लाइंस। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इतना तो पढ़ ही रखा होगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो तो बस एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक इमेजिनरी तरीका है। क्या सबको ये बात पता है या नहीं? yes, डन। yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ऐसे लाइंस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो तो हमारे बस एक इमेजिनरी तरीका है रिप्रेजेंटेशन करने का, ताकि हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियरली समझ सके। तो यार इधर मैंने वही कहा, मैंने कहा कि सपोज इधर मैं एक एरिया ले रहा हूं, मतलब कोई एक शीट ले रहा हूं, और इस शीट के थ्रू मैं कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा हूं, तो मेरे को इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर्स को काउंट नहीं करूंगा, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि 4 लाइंस जा रही हैं या 5 लाइंस जा रही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इधर मतलब होता है कि हमारी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी क्रॉस कर रही है। तो ये चीज ध्यान रखना, नंबर का मतलब ये नहीं कि हम नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने बैठ जाओगे, नहीं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब है हम ये देखना चाहते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमारी क्रॉस कर रही है किसी भी एक एरिया से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाता है ई डॉट ए। ई डॉट ए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इन दोनों को जब डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक एनर्जी डेंसिटी है, तो डेफिनेटली ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, तो इसलिए इसको एक्सपेंड करके मैं लिख सकता हूं ई ए कॉस थीटा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप सिर्फ तब यूज करोगे जब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी गिवन होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन होगी, जैसे इधर मैंने ड्रॉ करी है पैरेलल लाइंस के फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेते हैं एक बहुत ही छोटे से एरिया के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई डॉट डी है, बहुत ही छोटे से एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म मान लेते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं विद इन दी प्रॉपर लिमिट्स। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। चेक करो पहले यहां तक की बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? भैया डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दो. ठीक है, मैंने कहा कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करी है, बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
कैसे पता चला ये यूनिफॉर्म है? यार ये पैरेलल लाइंस है, तो जब भी मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूंगा तो मतलब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की खासियत क्या होती है कि इसकी वैल्यू डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए जब भी मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो मैं ये अपना फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ इस Okay, तरीके से sir. रैंडमली ड्रॉ कर दिया, तो आप फिर अब नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे। बस सिंपल इतना कॉन्सेप्ट है। अब अगर आप एक चीज देखो, अपना ये Okay, फर्स्ट done, डायग्राम sir. डन, हाँ, अपना ये लेफ्ट हैंड साइड वाला डायग्राम पकड़ो और मेरे को बताओ इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग कितना एंगल आ रहा है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? तो यार मैंने अभी आपको बताया, इस तरीके से इमेजिन करो, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि ये मेरे पास एक शीट है और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है जिसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल रही है। तो अगर मैं इस शीट का एरिया ड्रॉ करना चाहूंगा, एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? भैया इसका एरिया वेक्टर या तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, या तो इसका एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। जोन सा आपका मन करे आप वो वाला एरिया वेक्टर कंसिडर कर सकते हो। तो भैया मैं क्या कर रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, मैं बाहर वाला एरिया वेक्टर ले रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर भी राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट हैंड साइड, तो हमारे पास एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 0 डिग्री आएगी। तो ये चीज याद रखना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि वो किसके बीच का एंगल ले लेते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल ले लेते हैं। तो वो कहते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट कर रही है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं, हमें एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में नहीं देखना, हमें एंगल देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। तो इसलिए एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन सपोज मैं कह रहा हूं कि भैया हमने एक शीट ली और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करके नहीं जा रही, वो कुछ ना कुछ एंगल्स बना रही है। सपोज इस तरीके से कि भैया ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ली और ये कुछ ना कुछ एंगल बना रही है। तो मेरे को बताओ अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बताओ। तो यार हम क्या करेंगे, हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? हमें अल्टीमेटली चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस एरिया से परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करे। तो आप क्या करो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दो। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट किए हैं, तो एक कंपोनेंट ये आ रहा है ई कॉस थीटा और एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है दैट इज ई साइन थीटा। तो मेरे को बताओ मेरे को कौन सा कंपोनेंट लेना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का? एक कंपोनेंट है जो इस फोन को टच करके निकल रहा है और एक कंपोनेंट है जो इसको पेनिट्रेट करके निकल रहा है। तो हमें कौन सा कंपोनेंट लेना है, ई साइन थीटा या ई कॉस थीटा? तो याद रखो हम हमेशा लेंगे ई कॉस थीटा, मतलब वो वाला कंपोनेंट लेंगे जो पेनिट्रेट करके निकल रहा हो। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? इस फॉर्मूले का मतलब है या तो आप एरिया वेक्टर को स्प्लिट कर लो दो पार्ट्स में, या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को स्प्लिट कर लो दो पार्ट्स में, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किसी एरिया किसी एंगल पे जा रही होगी। बस इसका यही सिग्निफिकेंस है। पहले यहां तक नोट डाउन कर लो, फिर कुछ क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। Done, sir. डन, चलो। तो जैसे पहले तो बिल्कुल से एक सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूं, जो आया हुआ क्वेश्चन सा है बिल्कुल सिंपल सा, कि यार मेरे को ये एक एक ये गिवन है, रिंग गिवन है। इस रिंग का रेडियस मेरे को गिवन है आर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पेनिट्रेट कर रही है इस रिंग से बाहर जा रही है, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से। मेरे को एंगल गिवन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रही है रेडियस से थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। आपको क्या कैलकुलेट करके देना है? आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन दे देता हूं, चेक करना कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि 0 होगा। सेकेंड ऑप्शन कि भैया इट विल बी 3/5 ई। सी ऑप्शन 3/5 E into pi r square। और फोर्थ ऑप्शन 4/5 E pi r square। चलो।
यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना टाइम नहीं। यार मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इतना क्या सोच रहे हो इसमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ई डॉट ए कॉस थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एज इट इज। एरिया की वैल्यू, भैया हमें पता है एरिया की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। अब बच्चा कॉस थीटा रखना, तो मेरे को बताओ इधर एंगल कितना रखूंगा, व्हाट इज द एंगल। तो अभी मैंने आपको बताया हमें एंगल किसके बीच में देखना होता है, हमें एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखना होता है। तो यहां से आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो अगर मैंने एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो भैया ये वाला एंगल कितना हो जाएगा अब। इस वाला साइड का एंगल अगर 37 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस 37। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल रखना है, 37 नहीं रखना है, यहाँ पे हमें रखना है 53। अब cos 53 डिग्री कितना होता है, cos 53 डिग्री होता है हमारे पास 3/5 या 4/5। So 3/5. 3/5. 3/5, तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर हो जाएगा 3/5 ई पाई आर स्क्वायर। मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चेक करो, अगर अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो पूछ लो। Done, sir. डन। तो अब एक थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन दे दूं डिफिकल्ट टाइप का, अगर कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर है तो। Yes. चलो ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक मिनट में थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर देता हूँ। बस डायग्राम को थोड़ा सा विजुलाइज करने की जरूरत है, अगर आपने विजुलाइज कर लिया तो काम बन जाएगा। चलो, डायग्राम कुछ इस टाइप का है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हमें एक रेक्टेंगुलर शीट गिवन है जिसकी लेंथ हमें गिवन है कि भैया लेंथ है 4 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। हमें ब्रेथ गिवन है कि इसकी ब्रेथ कितनी है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मतलब ये वाली लेंथ हमें गिवन है 5 और ये वाली लेंथ हमें गिवन है 4। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप। ये हमें गिवन है, आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके देना है। अब मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है। भैया सपोज अगर आप अपने किसी भी एक रूम का कॉर्नर पकड़ो, तो आपको पता है ना कि आपका एक रूम का कॉर्नर बेसिकली 3 डायमेंशनल बन जाएगा। मतलब एक वॉल इधर जा रही होगी एक्स एक्सिस, एक वॉल इधर जा रही होगी, और एक वॉल की हाइट जा रही होगी। क्या ये चीज क्लियर हो रही है। Yes, sir. डन। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो रही है तो मैं इधर यही चीज समझा रहा हूँ कि हमारे पास भैया 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। और इन 3 एक्सिस के बीच में सपोज मैंने अपना डोर ओपन किया है, तो डोर कहीं ना कहीं ऐसे बीच में ओपन है। ये वाला एंगल मेरे को गिवन है 37 डिग्री। चेक कर लो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो पहले कि ये डायग्राम विजुलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, या समझाना है। भाई जल्दी बताओ, डायग्राम विजुलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। डन। भाई रिपीट कर देता हूं, मैंने कहा ऐसे सपोज ये मेरे रूम का कॉर्नर है, ये इधर कुछ एक्सिस एक्स एक्सिस, इधर कुछ एक्सिस जेड एक्सिस, और ऊपर जो हाइट चल रही है वो वाई एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक डोर ओपन है। तो ये हमें डोर की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वगैरह। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लवप्रीत एक बार आप फिर से चेक करो, आपको अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. डन। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यार एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। एरिया वेक्टर तो होता है बेसिकली लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं एरिया निकालूं और इसी लेंथ और ब्रेथ को बस मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास अपने आप एरिया वेक्टर आ जाएगा।
अब सोचो, जैसे एक काम करता हूँ, पहले आपको सबसे पहले एक हिंट दे देता हूँ कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सपोज मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने एक रेक्टेंगुलर शीट ली है और वो मैंने एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। मतलब जो मेरी रेक्टेंगुलर शीट है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। जैसे कि ये समझ लो मेरा फोन, ये फोन मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है। भाई मेरे को इसकी सपोज लेंथ गिवन है, कुछ भी लेंथ गिवन है, कितने ले लूं लेंथ? सपोज यही वाली लेंथ ले लेते हैं जो अभी मैंने दी है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली दी है मैंने 4 सेंटीमीटर। तो अब मैं आपसे इसका कह रहा हूं कि इसका एरिया वेक्टर कैलकुलेट करो। तो देखो आप इसका एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर ये एक रेक्टेंगुलर शीट है तो रेक्टेंगुलर शीट के लिए फॉर्मूला होता है L क्रॉस बी। तो मेरे को बताओ इसकी जो ये वाली लेंथ है ये कौन से एक्सिस में आ रही है? ये वाली जो लेंथ है ये कौन से एक्सिस में आ रही है? भैया ये है ना आपकी जो लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये कौन से एक्सिस में आ रही है? ये जो 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, क्या ये लिख सकता हूँ ये 5 i कैप एक्स डायरेक्शन में आ रही है? Yes. अब ये वाली साइड, ये आपकी जो ब्रेथ है, ये कौन सी डायरेक्शन की तरफ जा रही है? भैया ये जो 4 सेंटीमीटर है ये तो मेरी जेड एक्सिस की तरफ जा रही है। तो ये अगर मेरी जेड एक्सिस की तरफ जा रही है तो क्या मैं इसको 4 j कैप लिख सकता हूँ? तो अगर Yes. मैंने 5 × 4 लिख दिया तो भैया एरिया की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मेरे को इसके साथ डायरेक्शन भी लिखनी है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है? भैया आई क्रॉस जे के कैप होता है। के कैप, मैंने उल्टा लिख दिया और आपने किसी ने कोई बोल भी नहीं रहा है कि भैया इधर हमें क्या करना था, ये वाली डायरेक्शन मेरी जेड एक्सिस की तरफ जा रही है तो ये क्रॉस के होना चाहिए था। तो मेरे को बताओ आई क्रॉस के क्या होता है आंसर आई क्रॉस के का? Yes. वेरी गुड, आई क्रॉस के का आंसर होता है -j कैप। तो यार क्या मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा? जे कैप। जे कैप का मतलब है कि इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया वेक्टर किधर आएगा? इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया वेक्टर या तो ऊपर भी ले सकते हो या तो नीचे भी ले सकते हो। सो बोथ दी आंसर्स आर करेक्ट। चेक कर लो अब यहाँ तक की बात समझ में आई कि कैसे कैलकुलेट करोगे एरिया वेक्टर? यस सर। डन। अगर यहाँ तक की चीज क्लियर है तो अब यही चीज इमेजिन कर लो कि भैया मैंने कहा कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट थी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, और ये कहीं ना कहीं एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ऐसे टिल्टेड है। तो आप सबसे पहले सोचो उसका एरिया वेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एरिया वेक्टर के लिए चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप मेरे को इसकी लेंथ लिख के दो और मेरे को इसकी ब्रेथ लिख के दो। चलो ट्राई टू कैलकुलेट। तो मेरे को बताओ लेंथ कितनी लिखूं मैं, सबसे पहले तो ये बताओ। भाई लेंथ कितनी लिखूं? लेंथ So कौन four. से एक्स? हाँ So मानसी। five. लेंथ मतलब मैंने So इसको four लेंथ days. माना है। वेरी गुड वेरी गुड। 4 j कैप। 4 j कैप क्यों? क्योंकि भैया ये मेरा डोर कुछ ना कुछ ऐसे ओपन है, तो ये वाली लेंथ की बात कर रहा हूं। तो ये तो वाई एक्सिस में ही आ रही है ना ये वाली लेंथ, तो दैट इज 4 j कैप। अब बचा क्रॉस। अब सोचो भैया ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? हामिद बोलो क्या डाउट है? अमित, अमित हैंड तो रेज कर दे। तो नहीं कोई। अच्छा ठीक है। अब भैया ब्रेथ की वैल्यू बताओ, ब्रेथ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? तो यार आपको दिख रहा है ब्रेथ ना तो एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है ना तो जेड एक्सिस की तरफ आ रही है, ये तो एक्स और जेड के कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। तो आप क्या करोगे? ब्रेथ को आप स्प्लिट कर दो दो पार्ट्स में। ब्रेथ को अगर आप स्प्लिट करोगे दो पार्ट्स में तो आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा वाला टर्म होता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता वो साइन थीटा वाला टर्म होता है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 cos 37 और यहाँ पे लिखूंगा 5 sin 37? तो मेरे को जरा 5 cos 37 की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? So 4/5. cos 37 की वैल्यू भैया हो गई 4/5, तो 4/5 तो यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्टली 4 सेंटीमीटर। Yes, sir. सिमिलरली 5 sin 37 कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो यार Yes, sir. मैंने क्या किया, इस ब्रेथ को जो पहले एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं आ रही थी, अब मैंने उसको दो कंपोनेंट में स्प्लिट करके प्रॉपर डायरेक्शन में लेके आ गया हूं। तो मैं लिखूंगा कि मेरी ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? मेरे ब्रेथ की वैल्यू है 4 प्लस 3 j कैप, सॉरी 3 k कैप। सबसे पहले अब यहां तक चेक कर लो क्या यहां तक जो ये मैंने लिखा है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? Clear, sir. क्लियर है? डन।
भैया ऑनेस्टली देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यार मैंने लेंथ लिख दिया, ब्रेथ लिख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट करो और मेरे को बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो 4 × 4 16। जे क्रॉस आई कितना होता है? जे क्रॉस आई होता है -k कैप। फिर 4 × 3 12। जे क्रॉस के ये होता है +i कैप। तो आपको यार एरिया वेक्टर मिल गया। एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू 12i कैप -16k कैप। आपको एरिया वेक्टर मिल गया। आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा हूं। यार अब इतना काम तो करके दे दो। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, एरिया वेक्टर दे दिया, आप मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करके दे दो अब। तो भैया हमें पता है, नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूं, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट लगेगा आपकी बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0 i कैप, डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर की वैल्यू आई थी 12i कैप -16k कैप। अब भाई मेरे हिसाब से आपको डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज याद होगी, नहीं भी याद है तो फटाफट लिख देता हूं। आई डॉट आई किस में कन्वर्ट हो जाता है? भाई डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 में कन्वर्ट हो जाता है। और आई डॉट जे या आई डॉट के, मतलब इधर एंगल 90 डिग्री बन रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो cos 90 जीरो होता है, तो इसलिए ये सब चीजें जीरो में रिप्लेस हो जाएंगी। ये, क्या ये चीज रिपीट करनी है? नो सर। ठीक है, डन। तो अब यार देखो मेरे पास आया ई डॉट, मतलब E i कैप और 12i कैप। तो आई कैप डॉट आई कैप 1 में रिप्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 12E0। 12E0 फिर मल्टीप्लाई करूंगा दूसरे वाले पार्ट को, E0 और -16, लेकिन आई डॉट के आएगा, तो आई डॉट के जीरो में। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए यहाँ पे अब कोई डायरेक्शन नहीं निकली है। दैट इज द फाइनल आंसर। चेक करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। Done, sir. डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां तक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक वाला पार्ट। अब आते हैं थोड़ा सा दूसरे वाले पार्ट पे, कंटिन्यू करते हैं अपने गॉस लॉ को। यार गॉस लॉ ने हमें सीधा सीधा एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी? भैया गॉस लॉ ने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स माना कि ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए के बराबर होता है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है हमेशा एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये एनक्लोज्ड चार्ज किस में देखना है? ये एनक्लोज्ड चार्ज एक क्लोज्ड सरफेस में देखना है। अगर अब तुम एक भी चीज नोटिस करो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें मैंने सारे के सारे सरफेस कैसे लिए हैं? क्या मैंने सारे के सारे सरफेस एक क्लोज सरफेस लिए हैं या ओपन सरफेस लिए हैं? भाई मैंने कहा ओपन सरफेस का मतलब क्या है? ओपन सरफेस का मतलब होता है एक 2D फिगर। 2D फिगर में मैं एरिया वेक्टर दो जगह ड्रॉ कर सकता हूं, एक पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, एक नेगेटिव एक्सिस की तरफ। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, ये अगर मैं सिर्फ ऊपर वाले शीट की कंसीडर करूं तो ये एक 2D सरफेस बन जाएगा। तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर भी ड्रॉ कर सकता हूं, नीचे भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा ओपन सरफेस या फिर 2D सरफेस। लेकिन गॉस लॉ के हिसाब से कि जो मेरा एनक्लोज चार्ज मेरे को देखना है वो एक क्लोज सरफेस में देखना है, तो ये क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? तो याद रखो, क्लोज सरफेस का मतलब है कि आपके पास होना चाहिए एक 3D सरफेस। 3D सरफेस। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर एक 3D सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, और आप चेक करना कि अब इसका एरिया वेक्टर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना सही से कि भैया ये मैंने अब की बार एक क्यूब लिया है, स्क्वायर शीट नहीं ली, क्यूब लिया है, क्योंकि क्यूब हमारे पास एक 3D सरफेस है, तो ये एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। अब मेरे को बताओ, इस पूरे क्यूब के लिए मेरे को एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। लेकिन एरिया वेक्टर तो क्या है? एरिया वेक्टर मतलब होता है एरिया इनटू परपेंडिकुलर। तो इस हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे क्यूब के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ नहीं कर सकते, इसकी हर एक इंडिविजुअल साइड्स के लिए, हर एक इंडिविजुअल फेसेस के लिए हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये तो पता ही होगा ना कि एक क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6. 6। 6। तो जैसे अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ये बुक दिखा रहा हूं, आप इस बुक को एक क्यूब की तरह इमेजिन करना, क्योंकि इसके भी 6 साइड्स होंगे, 6 सरफेसेस होंगे। एक सरफेस, दूसरा सरफेस, फिर ये तीसरा सरफेस,
चौथा सरफेस, पांचवा सरफेस। तो अब हमें क्या करना है, हमें एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है। तो यार अब ध्यान दो, जब मैं एक ओपन सरफेस ले रहा था तो मैं एरिया वेक्टर जहां मेरा मन कर रहा था, या तो पॉजिटिव एक्सिस या तो नेगेटिव एक्सिस, जहां मेरा मन कर रहा था मैं वहां ड्रॉ कर रहा था। लेकिन अब आपका मन नहीं चलेगा। अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर मेरे को हमेशा, याद रखना, एरिया वेक्टर मेरे को हमेशा आउटवर्ड्स डायरेक्शन में ही मार्क करना है। तो जैसे आ जाओ भैया सरफेस 2 पे, सरफेस 2 मतलब इस वाली साइड की बात कर रहा हूं मैं। तो मेरे को बताओ इस वाली साइड के लिए एरिया वेक्टर किधर ड्रॉ करूं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? रिपीट, ये वाली साइड है मेरी 2, तो मैं कह रहा हूं इसके लिए एरिया वेक्टर अंदर की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए या बाहर की तरफ पॉइंट आउट होना चाहिए? तो मैंने अभी आपको बताया एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स ड्रॉ होना चाहिए। तो अगर मैं सरफेस 2 के लिए एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो किधर आएगा, वो आएगा हमारा राइट हैंड साइड। Outward. सिमिलरली मेरे को बताओ सरफेस 6 का एरिया वेक्टर किधर आएगा, सरफेस 6 का? Super. वेरी गुड। सरफेस 4 का, ये वाले सरफेस का? So left hand side. भाई बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है मतलब। सिमिलरली नीचे वाले सरफेस का सरफेस एरिया वेक्टर किधर आएगा, नीचे की तरफ। इस वाले साइड का, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा आपकी तरफ, और इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा मेरी तरफ। क्या ये चीजें पूरी इमेजिन हो गई हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो आपको यहां तक इमेजिन हो गया तो इतना याद रखना, मैं हमेशा चार्ज को एनक्लोज करूंगा। मतलब अगर मेरा चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज नहीं है, सरफेस के अंदर नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आप नहीं यूज कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखना, चार्ज हमेशा सरफेस के अंदर आना चाहिए। तो जैसे एक एग्जांपल से डिस्कस करता हूं, चेक करना ये चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। भाई मैंने क्या करा, मैंने एक स्फेयर लिया, याद रखना सर्कल नहीं ले रहा हूं, स्फेयर ले रहा हूं। स्फेयर में मतलब 3D फिगर हो गया। मैंने एक स्फेयर लिया और मैंने क्या किया, स्फेयर के सेंटर पे, इस स्फेयर के सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया +Q। तो आप मेरे को बताओ इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? चलो बस इतना बता दो कि अगर मैंने एक स्फेयर लिया, स्फेयर का रेडियस ले लो कुछ भी, कि स्फेयर का रेडियस है भैया a, तो अगर मैंने स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है +Q, तो मेरे को बताओ कि भैया इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा? सेंटर पे 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करनी, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं करनी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मेरे को तो क्वेश्चन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है बस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए चाहे पहला वाला यूज करो चाहे दूसरा वाला। तो मेरे को बताओ इसके अंदर, इस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही इसका आंसर है। तो ये बात समझ में आ गई? यस तो अगर आप एक चीज नोटिस करो, क्या यहाँ पे मेरे पास रेडियस का कुछ काम आया? भैया यहाँ पे रेडियस का कोई काम नहीं आया। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन, कि सपोज मैं इस चार्ज को एक बड़े स्फेयर में रख देता और मैं कहता उसका रेडियस 2a है, तो आपको बताना है कि भैया नया फ्लक्स कितना आएगा। तो मेरे को बताओ व्हाट विल बी द न्यू फ्लक्स, अगर मैं इसी चार्ज को एक स्फेयर में रख दूं जिसका रेडियस 2a है, तो बताओ व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो आप बोलोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी भी सेम होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस मतलब ये शेप पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है। तो शेप का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर यही चार्ज मैंने एक क्यूब के सेंटर पे रखा होता, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर डिफरेंट होता या सेम होता? तो भैया अभी भी मेरा आंसर सेम ही होता। क्यों? क्योंकि ये शेप वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ ये चाहता है कि कितना चार्ज सरफेस के अंदर एनक्लोज है। तो अगर मैं क्यूब ले रहा हूं, उसके अंदर भी एनक्लोज चार्ज क्यू ही है, तो अभी भी आंसर सेम ही आएगा। तो किसी भी केसेस के लिए आंसर डिफरेंट नहीं होगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई? Yes. Done. अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको चेक कर लो। भाई मैंने कहा कि ये मेरे पास एक रैंडम शेप है, इर्रेगुलर सरफेस है। भैया यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q1, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा Q2, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा -Q3, और मैंने यहाँ पे चार्ज रखा +Q5, सॉरी Q4। तो आप मेरे को बताओ कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस?
व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? चलो कैलकुलेट करके बताओ। तो भाई मैंने अभी आपको बताया कि आपको देखना है कि बस टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, सरफेस के अंदर वाला चार्ज देखना है। तो ये बाहर वाला चार्ज क्या Q4 मेरे को कंसीडर करना चाहिए? नहीं, Q4 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि भैया वो तो उसके आ ही नहीं रहा अंदर। तो भाई सीधा सीधा आंसर होगा बस Q1 प्लस Q2, Q3 माइनस में है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बस यहां तक और चेक कर लो, फिर अब कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। डन सर। डन। चलो भैया बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं अब कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस वाले पार्ट पे। पहले बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, चेक करना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये आपको एग्जाम में तो नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूं डिस्कस। चलो भैया, क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है दोनों केसेस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने एक स्क्वायर शीट ली है, मैंने एक स्क्वायर शीट ली है, और मैंने क्या किया, उस स्क्वायर शीट के कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और इस स्क्वायर शीट की साइड गिवन है ए। तो पहले केस में आपको बताना है कि भैया ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा थ्रू दिस स्क्वायर शीट। दूसरे केस में क्या कर रही है हमने, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली जो यूनिफॉर्म है, और वो एक हेमिस्फेयर से पास हो रही है, हेमिस्फेयर से। हेमिस्फेयर का रेडियस हमें गिवन है आर। इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे हेमिस्फेयर की वजह से नहीं, ओनली थ्रू दी कर्व्ड सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ इतने वाले पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, सिर्फ इतने वजह वाले पार्ट की वजह से। तो कैलकुलेट करो, ट्राई करो दोनों केसेस, और मेरे को आंसर बताओ कितना कितना लिखूं। भाई जैसे आंसर्स आते जाएं बताते जाना। हेमिस्फेयर के लिए पाई आर स्क्वायर ई। किसके लिए? सेकंड वाले के लिए बता रहे हो? बताओ। यस सर, सर पाई आर स्क्वायर ई। पाई आर स्क्वायर ई, चलो चेक करते हैं। और फर्स्ट वाले के लिए? सर भी कैलकुलेट कीजिए बस। वेरी गुड। सेकंड वाले का आंसर सही है, डिस्कस करते हैं। यार मैंने क्या कहा कि मेरे को इलेक्ट्रिक जीरो। फ्लक्स कैलकुलेट करना है, मैंने एक स्क्वायर शीट ली है और उसके कॉर्नर पे चार्ज रख दिया है। तो कर रहे हो? ठीक है। ट्राई कर लो फर्स्ट वाले का भी, चलो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाले का भी ट्राई कर लो।
Very, very good. Zero. चलो डिस्कस करते हैं कैसे आंसर आए। भाई मैंने कहा कि ये